अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, मुल्क की सियासी, मुआशी और इखलाकी सूरत हाल खासी गंभीर है, तकलीफ देह है। बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान ने IMF से मुआहदा तो कर लिया है, लेकिन क्या पाकिस्तानी मईशत को इसका कोई फ़ायदा भी होगा? सियासी जो सूरत हाल है उसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा, या जो मईशत है उसको सहारा मिल सकेगा? मुश्किल फ़ैसलों के हवाले से नून लीग और जो इत्तेहादी हुकूमत है, क्या वो एक पेज पर होंगे? क्या मुश्किल फैसलों का तमाम बोझ जो है वो आवाम को फिर एक मरतबा झेलना पड़ेगा? सिंध हुकूमत जो है वो महकमा तालीम पर खासी मेहरबान नजर आ रही है। नए स्कूलों की तामीर के लिए 52 करोड़ मुख्तस कर दिए हैं। क्या हासिल हो सकता है? अकड़वा परवरी और गैर ज़रूरी जो मुदाखलत है मुल्क में गवर्नेंस के लिए कितना बड़ा ख़तरा साबित हो सकती है आगे आने वाले वक्तों में क्या हो सकता है? लुटेरों के रहमो करम पर आवाम ने एक बड़ा फैसला कर लिया है, अब वो डाकुओं के मुकाबले पर आ गई है। सियासी मुखालफिन कब तक मुखालिफ रहेंगे? कोई ऐसा सिनेरियो या कुछ ऐसा माहौल बनता हुआ नज़र आए कि जिसमें मुखालफिन जो है वो मुल्क के मफाद में साथ बैठ जाएं और मुल्क के मफाद में फैसले किए जाएं। मुल्क के मुख्तलिफ शोबाजात में 5,800 अरब की टैक्स चोरी का भी इंकशाफ सामने आया। इस पर ज़रूर बात करेंगे, जबकि IMF के मुतालबात और शराइत आवाम के लिए कितना बड़ा चैलेंज हो सकते हैं। जो मज़ीद भारी टैक्सेस हैं, क्या वो आयद होने जा रहे हैं? क्या इत्तेहादी हुकूमत के लिए मुतवक्के महंगाई और मकबूल अपोजिशन एक बड़ा चैलेंज हो सकती है? पाकिस्तान के क़याम के 76 बरस तो हो चुके हैं, लेकिन ताहाल हम अपनी सिमत का तयन नहीं कर पाए हैं। ये तमाम आज के टॉपिक्स हैं, इन पर बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। रज़ाक बाजवा साहब हैं, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। अक्सर प्रोग्राम में आप देखते हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जबकि आज पहली दफ़ा मेरे प्रोग्राम में नदीम साबिर साहब ने भी ज्वाइन किया है। तज्जियाकार हैं और आपको खुश आमदीद कहेंगे कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। अख्तर आराई साहब भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे, ऑन कॉल हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। पहले मैं बात करना चाहूंगी रज़ाक बाजवा साहब आपसे। मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, IMF ने तो कर्ज दे दिया, ठीक है, मुआहदा हो गया अगले आने वाले दिनों के लिए। IMF से जो भी मामलात हैं, ठीक है, मईशत को कितना सहारा हो सकेगा इस मुआहदे से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, पहले आपने थैंक यू। जहाँ तक IMF से जो अभी वो किस्त जारी हुई है, नया मुआहदा जो हुआ है हुकूमत पाकिस्तान का, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर ऐसा ना करते तो मुल्क जो है आगे चलने के लायक नहीं बचा था और हम बिल्कुल एक हद क्रॉस कर गए थे, जो बिल्कुल एक डिफॉल्टर यानी आप यूँ कह रहे हैं कि एक दफा फिर डिफॉल्ट का खतरा था? ये जी डिफॉल्ट नहीं, ये अच्छा? तो जब से खान साहब की गवर्नमेंट ख़त्म हुई है 2022 से, ये तो सूरत हाल उसी तरह कंटिन्यू। अगर ये गवर्नमेंट ना वो जाती उनकी, और ये PDM की गवर्नमेंट जो 16 माह रही है वो ना होती। यही बात तो खान साहब भी कहते थे। वो कहते थे कि 2018 में भी डिफॉल्ट होने वाला था, 2013 में भी डिफॉल्ट होने वाला था। मतलब नदीम साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब से बचपन से आज तक हमने हर वक्त ये सुना मुल्क एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, एक नाजुक मोड़ है मुल्क के लिए, और जो बस डिफॉल्ट होने वाला है, खुदा न खास्ता ये होने वाला है। क्यों ऐसा क्यों? ये ऐसा है कि आवाम को एक लॉलीपॉप दिया जाता है। अच्छा। और जिस पे आवाम हमारी मासूम अपनी हुकूमत पे जो नज़र सानी लेके बैठे हुए होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि कब हमारा इस हुकूमत से या सियासी जो हमारे हुक्मरान हैं उनमें से कोई ऐसा शख्स उठेगा जो हमारी महंगाई, हमारे पाकिस्तान के जो डिफ़ॉल्ट के और बहुत से इश्यूज़ पे बात कर सकेगा, काम कर सकेगा। मगर बात वहीं आगे रुक जाती है कि हमारी जो आवाम है वो बेचारी मासूम है, वो इन पे ट्रस्ट करती है और अपने ट्रस्ट की बिना पे ही आगे जाके इनको समझती है कि ये कुछ हमारा मुस्तकबिल बेहतर करेंगे, लेकिन नाकाम है और किसी बेहतर तरतीब पे नहीं है। अभी IMF का जो जेस्चर है, जो IMF ने से मुआहदा हुआ है, ये कुछ बेहतरी ला सकेगा? देखें, बात ये है ना कि अभी जिस पोजीशन पे हमारी हुकूमत और पाकिस्तान जिस दौरा पे खड़ा है, तो उसके हिसाब से तो बेहतर है। अच्छा। वजह ये आ रही है कि अब आगे कोई सूरत नजर नहीं आ रही तो ये है। तो 16 महीनों का सारा क्रेडिट था ना जो इस नहज पे आ गए। जी 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 जी। ये आपके ख्याल में शुरू से ही यही चल रहा है? देखें, बात यह है कि अभी जो पाकिस्तान की जो हुकूमत है ये टोटल प्लानिंग के तहत ही चल रही है और सारे काम प्लानिंग के तहत ही हो रहे हैं कि किस तरह IMF की किस अदा होनी है और किस तरह इसको
तकसीम करके, किस तरह इसको डिस्ट्रीब्यूट करके पाकिस्तान को किस तरह आगे तरतीब में लेके आगे चलना है। तो ये सारी सूरतें प्री प्लानिंग चल रही हैं। हम एक मासूम आवाम के तौर पे इस चीज़ को देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। मासूम आवाम इतने भी मासूम नहीं है रज़ाक साहब, पता होता है आवाम को हर चीज़ का। आप देखें ना, आखिर आवाम अपने वोट का हक भी इस्तेमाल करती है आवाम। और आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है रज़ाक साहब, क्या तूफान उठता है सोशल मीडिया पे। डॉक्टर साहब, वाकई पाकिस्तान की आवाम तो मजलूम है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये तो बेचारे मजलूम है लेकिन मासूम नहीं है। नहीं, मैं तो समझता हूँ कि मासूम भी है। आप देखें कि वो हर आने वाली गवर्नमेंट से उम्मीदें लगाकर बैठ जाते हैं कि शायद वो बेहतरी लाए। जब कंटिन्यू नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट मिल रही थी तो बीच में ये जो है तब्दीली खान साहब तशरीफ ले आए थे, फिर कुछ अरसे के लिए ये बड़ी उम्मीद हुई पूरे पाकिस्तान को, सारे पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को, कि शायद भाई ये कोई तब्दीली ले आए। तो जब ये साहब आए तो इन्होंने तो भट्टा ही बिठा दिया ना, इन्होंने तो जो पूरे का पूरा ट्रक ही कल्टी कर दिया। अच्छा। तो अब कहने का मकसद ये कि अवाम क्या करे। अवाम ने तो कभी पीपल्स पार्टी को, कभी नून लीग को, कभी तहरीक इंसाफ को, वो तो वोट देते हैं तब्दीली के लिए। साहब, अब कोई आसमान से फरिश्ता तो उतर के आने से रहा, हम आप में से ही लोग होंगे ना जो देखें ओहदों पे आते हैं, उस वक्त बड़े ठीक होते हैं, फिर वो करप्शन में डूब जाते हैं। मतलब क्या है, ये तो गलत। देखें, ये तो हमारे मुल्क की इदारों की कमजोरी है कि अगर करप्शन में कोई शख्स डूबा हुआ है या कोई जमात डूबी हुई है, क्यों कार्रवाई नहीं की जाती। मैं एज ए सियासी वर्कर पाकिस्तान में मुतालबा करता हूँ। जिस तरह आज इल्ज़ाम तराशियाँ की जा रही हैं या कहा जा रहा है या जो मीडिया पर भी आ रहा है और इदारे भी कह रहे हैं कि इमरान खान ने जो है वो 24,000 अरब से एकदम 48,000 अरब और 56,000 अरब कर्जा छोड़ कर गया। हालांकि 17-18 में तो पाकिस्तान खुशहाल था, बहुत खूबसूरत पाकिस्तान था, हर चीज़ कंट्रोल में थी। अच्छा। ये जो खराबी हुई है, देखिए आप कहाँ 70 साल लगाएं, 70 साल का पाकिस्तान 2007 में 8 में भी बड़ा अच्छा था। मतलब नहीं, आप जिस तरह पीछे जाएंगी खूबसूरत पाकिस्तान था, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं है इसमें, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही। लेकिन आप हम तो देखें ना, इतना हाफजा तो पूरी कौम का नहीं है कि अब हम 1947 से देखें। मेरा सवाल ये है कि आप 17 का पाकिस्तान देख लें, आप शुरू का 18 का पाकिस्तान देख लें, ये जो खराबी शुरू हुई है ये 18 से 19, 20, 21, 22 और फिर 22 में जब इनको एक आईनी तरीके से निकाला गया तो वो कोई इक़्तिदार की हवस ने नहीं निकाला इमरान खान को, वो मुल्क को डिफॉल्टर होने से, मुल्क की मशीयत को तबाही से बचाने के लिए उन्हें निकाला गया था इक़्तिदार। ठीक है, बिल्कुल। हम डे बाय डे जैसे जैसे पीछे जाएं तो हमें नजर आता है कि जो मुल्क के हालात थे वो काफी बेहतर थे। बहुत सारे दौर ऐसे गुजरे हैं लेकिन वक्त बहुत तेजी से गुजरा है नाज़रीन, और हर शख्स जल्दी में नजर आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि बस एक परेशानी है, एक हैपोजिट वे है, और खुशी तो हमारे मुल्क से नापैद हो गई, हमारे घरों से चली गई है, कुछ ऐसा ही महसूस होता है। बहरहाल गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो जारी रखेंगे। अख्तर आराई साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अख्तर आराई साहब। अख्तर आराई साहब, जो सिंध हुकूमत है वो महकमा तालीम पे खासी मेहरबान नज़र आ रही है। नए स्कूलों की तामीर के लिए 52 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए हैं। क्या तालीमी मेयार पे भी कुछ फ़र्क पड़ेगा? देखिए, तालीमी मेयार पे फ़र्क पड़े ना पड़े, बजटिंग फंड क्या लेके आना, उसका इस्तेमाल किस तरह से करना, ये तो हुकूमत बड़ी एक्सपर्ट है उसको इस्तेमाल करने में। और अब जहाँ तक उसका फ्रूट मिलना है वो अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते कि, क्योंकि ऑलरेडी जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं वो जो है मुख्तलिफ इदारों को वो दिए जा रहे हैं, खुद गवर्नमेंट चला नहीं पाती है। जो आर्टिकल 25A के मुताबिक गवर्नमेंट को एंड रिजल्ट देना चाहिए हमारे तालिब इल्म को, हमारे बच्चों को, वो दे नहीं पा रहे। तो ये मैं नहीं समझता कि प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर, इस न्यूज को सुनकर हम बड़े खुश हो जाएं। हाँ, कानों में आवाज बड़ी अच्छी गूंजी है। देखते हैं अब नई हुकूमत के क्या प्रोग्राम्स हैं, जब अमल होगा तो उस वक्त ही हम आपको अपना जो है मौक़िफ़ दे पाएंगे। तो अख्तर आराई साहब, नई हुकूमत क्या, ये तो वही नून लीग की हुकूमत है ना जो पिछले 16 महीनों में भी थी, उससे पहले भी 5-5 साल 3 दफा आ चुकी है। तो मतलब नई हुकूमत कहाँ, ये तो वही लोग हैं, वही चेहरे हैं, वही ओहदे हैं, इसमें नया क्या है? देखें, नया है भी नहीं भी है। अब देखें, ये जो हुकूमत जो है चला पाते भी हैं या नहीं चला पाते। अब तो माशाल्लाह पहले तो बारी ली जाती थी, अब बारी नहीं है, अब दोनों को
दोनों बड़ी पार्टीज को माशाल्लाह मौका मिल गया है। अब अच्छा। देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या। मतलब यूँ अब समझ लें फिलहाल कि तो- एक मुल्क में दो वजीर आजम है। नहीं, यूं तो नहीं कहेंगे। एक्चुअली बात यह है कि दोनों पार्टियों को, जो पीडीएम की मेन पार्टीज थी, उन तमाम पार्टीज को मौका मिला है। और अगर हम सिर्फ सिंध की और कराची की बात करें, हम ये नहीं कह सकते, या हुक्मरान ये नहीं कह सकते जो मौजूदा हुक्मरान हैं या सियासतदान हैं, और उनको सबको मौका मिला है। और इस वक्त वो हैं, फेडरल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है वो भी कराची के हिस्से में आई है एक तरह से। तो एक बहुत अच्छी पार्टी है उनके पास अच्छा, है। क्योंकि आप देखते हैं कि वो अख्तर हवाई फेडरल साहब, तालीम मिनिस्ट्री- पे आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है, आप खुद भी एक बड़े माहिर तालीम है, तो इससे पहले भी कभी सिंध हुकूमत ने इतना बड़ा फंड दिया है स्कूलों को? देखिए, फंड्स तो आते रहते हैं। बेसिकली बात यह है ये कि कोई नई फंड बात का नहीं है। फंड का इस्तेमाल कैसे होता है। एलोकेट कर देना, एक सियासी बयान दे देना, स्टेटमेंट दे देना, फैक्ट्स एंड फिगर की गेम करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब भरोसा अवाम का उठ चुका है, जो हम अवाम में बातें सुनते हैं, वो ट्रस्ट नहीं रहा। अब ट्रस्ट तब होगा जब ये एग्जैक्टली प्रोजेक्ट में लगेंगे और वो वाकई जो स्टेटमेंट दी गई है वो ऑन ग्राउंड होगा कुछ, अब तभी यकीन आएगा हमारे। अदरवाइज तो इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला एक घरौंदे का, एक घराने का है, वो मिडिल क्लास का, व्हाइट कॉलर का है, वो तालीम है। बच्चों की तालीम देना उनके लिए रोटी के बाद जो है तालीम ही सबसे महंगी चीज है, और उसके बाद सेहत भी साथ साथ बड़ी महंगी चीज है। तो फंडामेंटल राइट जब हमारे पास हमारे अवाम के नहीं होंगे, तो देखते हैं कि अगर हमारे सियासतदानों का जहन जो है काम करने लगा है कि हमें अपनी पॉलिटिकल साख बनाकर रखनी है, हमें कुछ ग्राउंड पर डिलीवर करना है, डिलीवरीज होंगी, तो मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी की प्लानिंग है इस बार थोड़ा सा जो डिलीवर करें। अच्छा। और बाकी रही प्राइम मिनिस्टर की, अब बात कर रहे थे दो प्राइम मिनिस्टर, एक्चुअली ऐसा तो खैर नहीं है। अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो हैं, बिल्कुल हैं। अब देखते हैं कि ये 2025 का आगाज तो बड़ा अच्छा हो गया, उनको ना मिलने वाली सीट भी मिल गई, मगर अब देखते हैं कि इसका अंजाम क्या होता है। ठीक है। सबसे बड़ा जो मसला है अब और तलब यह है कि 2024 का अंजाम क्या होता है, कि क्या ये हुकूमत चला पाएंगे, दोनों पार्टियां हुकूमत चला पाएंगी, या ये PDM 2 जो है इस वक्त कुछ कर पाएगी, डिलीवरी दे पाएगी, ये सबसे बड़ा इस वक्त सवालिया निशान है। यानी इब्तदाई इश्क खैर होता है क्या? इब्तदाई इश्क खैर होता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या? एग्जैक्टली। अब तो आप देखिएगा, अभी आप तो जाइए, अभी तो IMF के मामलात अभी आप देखें, अभी शेड्यूल हुआ है 3 अप्रैल 15 अप्रैल तक चीजें होंगी। अब तो बेल आउट पैकेज, बहुत सी बातें हैं, खुशखबरियां तो सुनाई जाती है ना, ये सब खुशखबरियां हैं, ये बाद में मगर पता आप चलता देखते है हैं कि होगा क्या, आगे आगे होगा क्या। ठीक है, ठीक है नदीम साहब, ये बाद में हमें पता चलता है कि जिसे हम खुशखबरी समझ रहे थे वो हमारे लिए क्या था। बिल्कुल ऐसा है। देखें, बात ये भाई ने बात जो बोली बिल्कुल दुरुस्त बोली कि अभी सुनहरियो तो बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत जो भी हमारी हाजिर है अभी, तो ये इससे पहले हुकूमत ये नहीं थी, सब यही हुकूमत के हुक्मरान थे, सारे यही वो लोग थे। पहले तो चेहरे बदलते थे, अब तो चेहरे भी नहीं बदले, अब तो वही है। मतलब ऐसा क्या होने जा रहा है पाकिस्तान के लिए, जो ये अब जो सारे चेहरे जुड़ के पाकिस्तान को तरक्की और मंजिल पे ले जाएंगे, ऐसा क्या कर जाएंगे? मतलब आज एक बहुत अहम डेवलपमेंट ये हुई कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, और उसमें उन्होंने कहा कि पाक चीन दोस्ती को निशाना बनाने वाले कार्रवाइयों का मकसद ख़ास तौर पर हमारे दरमियान में बदएतमादी पैदा करना, और इससे हम आनी हाथों से निपटेंगे। तो ये तो इससे पहले भी चीनी इंजीनियर्स पर हमले हुए हैं और CPEC को निशाना बनाने की सब कुछ होता चला जा रहा है, लेकिन उसका क्या रिजल्ट, एंड रिजल्ट तो कुछ भी नहीं है। कोई इस तरह का रिजल्ट नहीं है, पर मैं नहीं समझता कि हुकूमत ज़्यादा टाइम चल सकेगी। अच्छा नहीं, क्योंकि जिस तरह की अभी अवाम का जो दिल के हालात हैं, जो अवाम ने एक उम्मीदें लगाई हुई हैं अपने सरबराहों से, तो मुझे नहीं लगता, अपनी ज़ाती कि पर्सनल मेरी अपने एक इंसान की फीलिंग्स होती हैं, तो मैं नहीं समझता कि हुकूमत ज़्यादा टिक सकेगी, चल सकेगी। बाकी अल्लाह को पता है। अवाम इतनी बददिल हो गई है कि अब अगर खेलों के भी इवेंट होते हैं, PSL का एक बहुत बड़ा इवेंट होता था और बड़ा धुआंधार होता था, लेकिन इस दफ़ा तो अवाम ने उसमें भी कोई दिलचस्पी नहीं ली, वो उन्होंने पता नहीं कहाँ मसरूफ है आवाम। डॉक्टर साहिबा, आवाम में सकत ही नहीं रही है। अब PSL देखने की, मेले देखने की, पार्क घूमने की सकत नहीं रही है। अब तो देखिए, आप मैं 25 करोड़ आवाम में से कोई
23 करोड़ आवाम की बात कर रहा हूँ, करोड़ 1.5 करोड़ लोगों की बात नहीं मैं कर रहा हूँ जिन्होंने बहुत लूटा मुझे हुआ एलीट है क्लास है जी। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। आप देखिए कि लोगों को बिजली के बिलों की फिक्र है, लोगों को गैस के बिलों की फिक्र है, लोगों को आटे की फिक्र है, लोगों को अपने बच्चों के फीसों की फिक्र है। लोग जहनी मरीज बन गए हैं। मैं बता रहा हूँ कि जो हालात हैं इस मुल्क के, बाखुदा कोई बंदा भी उसके फिजिकली उसका टेस्ट करवाया जाए उसको, वो कहते हैं ना उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं लोग बाखुदा बिल्कुल। तो ये बात ये है कि गुर्बत की लकीर से हम नीचे आ चुके हैं। 3 करोड़ आवाम गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। मैं तो कह रहा हूँ जी, आप ये बातें कहना कि 3 करोड़ क्या है, राही 23 कुछ, करोड़ आप 3 करोड़ को कह लें कि ऊपर आ चुकी है, बकाया सारे नीचे पानी के घर पहुंच चुके हैं, कुछ नहीं बचा है, बाखुदा कुछ नहीं बचा है। हमें पाकिस्तान के लिए सच बोलना चाहिए। मायूस कर रहे हैं। नहीं, मैं मायूस नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। ये कैसी मायूसी है? लोग अपने, डॉक्टर साहबा मुझे बताएं, कभी किसी दौर में कभी ऐसा हुआ कि कोई बाप अपने बच्चों को कत्ल करे, कोई शख्स अपनी वाइफ को कत्ल करे, साथ में बच्चों को कत्ल करे? ऐसी खुदकशियां हमने नहीं देखी, हमने इक्का दुक्का देखी थी अपनी जिंदगी में। कहीं कोई वो भी, ये तो वो चीजें हैं जो रिपोर्ट हो रही है नदीम साहब। अगर हम देखें गुज़िश्ता जो रिकॉर्ड उठा के देखें तो ये इंटरनेशनल सर्वेज में 35 लोगों का फिगर वो दे रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में रोजाना की डेथ, सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं लोग। तो ये एक बहुत बड़ा, मतलब ये मैं नहीं कह रही, ये इंटरनेशनल सर्वेज इसकी एक वाज़ेह मिसाल हमें मिलती है कि पाकिस्तान के जो खुशहाल अवाम थे अब जिस मौजू पे, जिस वक्त, जिस हालात पे खड़े हुए, तो ये तो होना है जी। वजह यही है कि इंसान इतना डिप्रेशन का शिकार है कि भाई ने से बात बोली कि रोजगार के मौके नहीं है। और ये मुश्किल फैसलों का क्या होगा नदीम साहब? ये जो कह रहे हैं कि मुश्किल फैसले हमें करने पड़ेंगे, अब और कौन सी मुश्किलात सामने खड़ी होने वाली हैं? मेरी एक बात समझ में नहीं आती है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जिस तरह के अभी इलेक्शन हुए, अभी सिलेक्शन जो भी हुए, अभी उसके बाद अब ये सब माशाल्लाह नोटिफाई भी हो चुके हैं। अब ऐसी क्या मतलब पाकिस्तान के लिए ऐसी खुशहाली रखी है, या ऐसा क्या इकदाम किया है? हमारा पाकिस्तान के जो हालात दिन ब दिन बस से बदतरीन होते चले जा रहे हैं। वो क्राइम ले लें, आप किसी भी क्राइम बहुत बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि हर नौजवान असला लेकर गलियों में बैठा हुआ है। छीना छापटी इतनी हो गई है, लोगों को मारा। बिल्कुल अभी आपने पासपोर्ट वगैरह मेरा जब जाना हुआ था किसी काम से, मुझे ऐसा लगा कि पूरा पाकिस्तान बाहर जा रहा है। आप यकीन कीजिएगा, इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं। मैंने खुद विजिट मुझे किया। ऐसा फीलिंग हो रही है कि इंसान इतना बजन आ चुका है कि जब सिस्टम से नहीं लड़ सकता ना, उसने हथियार डाल दिए। नदीम साहब, आपने एक चीज और नोट की नहीं कि 5,000 फीस थी पासपोर्ट की, वो 10,000 11,000 उन्हें पता चल गया। नहीं, पता चल गया ना, इंटीरियर मिनिस्टर को पता चल गया कि यहाँ पे कारोबार ज्यादा हो रहा है। यार 4 महीने पहले की फैक्ट फिगर ये थे कि 9 लाख जो आपके जो ब्रेन है आपका, जो आपके क्रीम है, प्रोफेशनल्स हैं, वो मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। मैं डॉक्टर साहब आपको मैं माजरत भी चाहता हूँ नदीम साहब का। जी बाखुदा अगर मौका मिले ना तो 23 करोड़ की 23 करोड़ ही जाने को तैयार है। तो यहाँ क्या होगा भाई? नहीं रहा ना, या कुछ बचा ही नहीं है। जो खाने कमा रहे, जिनको जीत है, वो पाकिस्तान चला रहे हैं, वो चल रहा है पाकिस्तान। और कितना चलेगा पाकिस्तान? मैं और आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकेंगे पाकिस्तान के अंदर। जिस तरह के हम छोटी मोटी खुशी के लिए किसी इवेंट में जाते हैं तो हम किसी क्राइम की उस पर नजर हो जाते हैं, कभी इतने डिप्रेशन में होते हैं। जो हम एक सोसाइटी में खुशहाल जिंदगी जीने के मौके होते हैं, मैं वो उस तरफ हम नहीं जा पा रहे। अभी HSN का केस आपकी नजर में आया है नदीम साहब? किस चीज का? HSN कॉलेज का केस, वो जो अकरबा परवरी और गैर जरूरी मदाखलत। जब मैं सोशल मीडिया मोबाइल उठाता हूँ तो मैं इतने सारे चीजें देख रहा होता हूँ दिन से, मतलब है कि हर दिन बर दिन एक सी चीज आती है जिससे शदीद तकलीफ होती है। मतलब है कि क्या हो क्या रहा है पाकिस्तान में, चल क्या रहा है? तालीमी निज़ाम पे खालिद आराई साहब, ये अख्तर आराई साहब, ये तालीमी निज़ाम पे बहुत बड़ा एक कदगन है कि HSN का प्रिंसिपल जो है और जो बोर्ड मेंबर है उसने रिजाइन कर दिया। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा सवालिया निशान है तालीम पे। जी बिल्कुल, इन्फ्लुएंस तो है। बात यह है कि ये आज की बात नहीं है। इस वक्त जो गवर्नमेंट लेकर बैठे हुए हैं, इन लोगों ने भी आज से 20 साल पहले
इन्फ्लुएंस इदारों पे कायम किया और बहुत से लोगों ने किया। देखिए बात ये नहीं है, बात ये है कि अब तालीम का तो बेड़ा गर्क हो ही चुका। अब तो इतनी मुदाखलत है, जब आप आला अदलिया के फैसलों में मुदाखलत भी की जा सकती है तो मुझे तालीमी इदारे क्या चीज क्या है, वो तो कुछ भी नहीं है ना। तो इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है और होता रहेगा। बात यह है कि यहाँ हमारा जो टैलेंट है वो टैलेंट इस वक्त मायूस हो चुका है। हमारे बच्चों को जो उनकी ग्रूमिंग के लिए हमें इक़दाम करने चाहिए वो बिल्कुल नहीं कर सकते। बात यह है कि अब देखिए तालीमी इदारों के रिजल्ट देख लीजिए, आप मामला देख लीजिए, सिर्फ बजट देना, उस बजट के लिए फेक प्रोजेक्ट लेकर आ जाना, उसको पता नहीं कहाँ कर देना। साहब अब तो उस्ताद भी वो उस्ताद नहीं रहा है, इतना पर्सनल हो जाता है कि वो स्टूडेंट्स को पता नहीं। पीछे देखें उस्ताद की जब आप फ्यूचर तो बर्बाद कर देता है अपनी अना की खातिर। उस्ताद का बच्चा, उस्ताद का बेटा उस्ताद नहीं बनना चाहेगा, क्योंकि एक उस्ताद को रिटायरमेंट पर उसको पेंशन भी सही नहीं मिल सकती, उसको इज्जत और देना दूर की बात है। ये पाकिस्तान है, यही तो प्रॉब्लम है। यहाँ पर उस्ताद की इज्जत नाम की कोई चीज नहीं है। ये सोची समझी मनसूबाबंदी से पिछली तकरीबन 3 दहाइयों से उस्ताद की इज्जत पामाल की गई, खत्म कर दी गई। दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जहाँ एक जज से ज्यादा जो उस्ताद की इज्जत होती है, जज भी खड़ा हो जाता है। यहाँ उस्ताद को, यहाँ पे तालिब इल्म के आप देखें कि मंशियात तालीमी इदारों में है इस वक्त, इज्जत तो दूर की बात है कि आप देखें, मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ कि ये वैब और पता नहीं शीशा और ये और वो कितनी ड्रग्स आ गई हैं कि हमारे छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल के बच्चे जो है वो एक शॉप पे खिलौना जैसे मिलता है ऐसे वैब मिलती है, ऐसे शीशे की डिवाइसेस मिलती हैं, ऐसे गन्स मिल रही हैं। मुझे बताइए इस मुल्क में क्या हुक्मरान सो गए हैं? उस्ताद की इज्जत तालिब इल्म नहीं करता, इस वक्त पेरेंट्स नहीं करता, उनको इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया जाता है, कभी फीस के मामले के, कभी किसी वजह से। आप खुद आर्टिकल 25A को पूरा करें ना। आप प्राइवेट स्कूलों की क्या जरूरत है, तालीमी इदारों की क्या जरूरत है? आप इस काबिल तो बने, आप में है ही नहीं कि आप ऐसा करें। आप अपने बच्चों को तो बाहर पढ़ाते हैं, बाहर बेचते हैं। ये तो मेरा बहुत बड़ा इख्तिलाफ है अख्तर अराई साहब, ये बहुत बड़ा इख्तिलाफ है। मैं कहती हूँ जितने गवर्नमेंट जो ये मिनिस्टर्स हैं या जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसके बच्चे को सरकारी स्कूल में जाना चाहिए, उसको सरकारी अस्पताल से इलाज करवाना चाहिए, उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करना चाहिए। ये मेरे 3 तो डिमांड मैं खुद पर्सनली मैं करती हूँ गवर्नमेंट से कि ये आप जरूर करें ताकि उन्हें पता चले पड़ोसी मुल्क में हो क्या। एक एग्जांपल एक स्टेट के अंदर, एक सूबे के अंदर की थी। यहाँ पर सरदार शाह साहब बहुत अच्छे आदमी है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अख्तर अराई साहब आपकी बात भी सुनेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं रज़ाक बाजवा साहब, नदीम साबिर साहब और अख्तर अराई साहब, इनसे हम बातचीत कर रहे हैं और सूरत हाल पे बात कर रहे हैं। जो अमन व अमान की सूरत हाल है शहर कायद की, वो खासी गंभीर हो चुकी है, मखदूश हो चुकी है। और सिर्फ रमज़ान के महीने में इतनी ज़्यादा डेथ्स हुई हैं, डकैती मज़ाहमत पर नौजवानों का खून बहाया गया है कि हर घर में सफ़े मातम बिछा हुआ है। ईद की तो कोई खुशी कहीं नज़र ही नहीं आती। नदीम साहब, आप तो बड़ा रखते हैं इस अमन अमान की सूरत हाल पे, खासा आपका एक्सपीरियंस है। जी। ये अब तो आवाम खड़ी हो गई डाकुओं के सामने, फ्रंट हो गई है वो। देखें, अब ये जो इक़दाम अभी हुआ है, जैसे कि हर साल रमज़ानों में ज़्यादा ये बात उठती है और इसमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि बहुत एक्टिव हो जाता है। असल में मसला है कि सबने ईद मनानी है और ईद ऐसे, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, सबने ईद कैसे मनानी है। मैंने सबसे बड़ा मसला ही देख रहा हूँ कि मैं फर्स्ट मी सेकंड एनीवन, मतलब हर इंसान कह रहा है कि मैं सब कुछ कर लूँ। जब उसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती है तो पर इक़दाम पे आता है, फिर वो क्राइम की तरफ जाता है, लोगों को छीना झपटी करता है। फिर आप देख रहे हैं इसी क्राइम की वजह से लोगों को जल रहे हैं, स्टेट फायर, जो बेचारे जिनका कसूर भी नहीं वो मारे जा रहे हैं। तो ये सारा जो सिस्टम खराब हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? ये हमारी हुकूमत। आप ये देखें ना, वो ज़ुएब 17 साल वो बच्चा, वो मामू के घर अफ्तारी के लिए गया है, वहाँ पे वो उसका मोबाइल छीनने पे उसको गोली मार दी। मतलब कोई ये तो वही वाला दौर आ गया, जंगल का कानून है, जंगल का कानून। या मारने वाले को पता नहीं चल रहा वो क्यों मार रहा है, मरने वाले को पता नहीं चल रहा वो क्यों मार रहा है। वो इतना जो क्राइम कर रहा होता है वो इतना डरा हुआ होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि करना क्या। वो जब देखता है कि अगर किसी तरफ उसको खौफ आता है
तो वो काम कर जाता है, वो किसी भी मासूम जाए को ज़ाया कर देता है। मतलब एक मोबाइल की क्या वर्थ होती है इंसानी जान की? मतलब आप समझते हो कि एक इंसानी जान जो ज़ाया हो रही है एक मोबाइल की वजह से, तो क्या वजह है? ये हमारे जो इस हुकूमत के जो हमारे लोग बैठे हुए उनको सोचना चाहिए इस तरह। रज़ाक साहब, पीपल्स पार्टी क्या कर रही है इसमें? देखिए जी, कल वाकई ये आपकी बात दुरुस्त है कि रमज़ान मुबारक में जो है ये जराइम पेशा लोगों का बहुत बड़ी तादाद में कराची आ जाना भी होता है, और मैं तो इसका ज़िम्मेदार महंगाई और बेरोज़गारी को भी करार देता हूँ। नौजवान जो हैं वो रोज़गार नहीं है, महंगाई इस कदर है कि उसके अलावा मेरे ख्याल कोई और बिजनेस ही नहीं रह गया नौजवानों के पास कि वो। लेकिन पुलिस फिर भी अच्छी काम, अभी आईजी साहब चेंज हुए हैं, नए आईजी साहब आन, कल 12 पुलिस मुकाबले में जिसमें कम से कम 14, 15, 16 डाकुओं को जो है पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, शदीद ज़ख्मी भी किया है सारे डिस्ट्रिक्टों में पुलिस मुकाबले में। तो मैं समझता हूँ कि पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है, लेकिन जराइम की हद महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके लिए अब 11,000 नई पुलिस, मतलब अगर महंगाई होगी तो एक दूसरे का गला काट जी लेंगे। ये नौबत आने वाली है, मैं बिल्कुल बिला झिझक। तो इसमें क्या इंसानों में और जानवरों में क्या फर्क रह जाएगा? ऐसा ही होता है, जहां भूख अफलास हो वहां फिर यही कुछ होता है। तो मुआशरा तो बदनज़मी में चला जाएगा। जी ऐसे मैं कैसे तो लॉ एंड समझता ऑर्डर हूँ को कैसे कि हुकूमत, वफाकी हुकूमत को चाहिए कि वो रोजगार के मौके फराहम करे, और महंगाई को अगर कम नहीं कर सकती तो कम से कम इस महंगाई को रोक ले बाबा, रोक लो। ये जो रोजाना पेट्रोल बढ़ाने की बातें कर रहे हो, जो रोजाना बिजली बढ़ाने की बातें गैस ये ना करो। ये आवाम जो है ये अब इनमें सकत नहीं रही है यार। जब तक थी इन्होंने बर्दाश्त कर ली। 70-80 रुपए में तो वो 1 यूनिट ले रहे हैं बिजली का, वो बर्दाश्त कर रहे हैं। 6-7 रुपए की चीज 80 रुपए में तो हम ले रहे हैं। आटा 20-30 रुपए किलो का 150-170 रुपए किलो में तो ले रहे हैं। घी 200 रुपए किलो का 800 रुपए किलो में तो लोग ले रहे हैं। अब छोड़ दो ना, रोक लो। अब मैं ये समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए चारों सूबाई गवर्नमेंटों के साथ मिल करके अपने अखराजात को कम करें, अपने ये जो अपने मामलात को कम करें, वरना ये सिर्फ महंगाई करके हुकूमत चलाना, ये मैं समझता हूँ कि ये बेहतरी नहीं। देखिए वो अखराजात कम कर तो रहे, वो कह रहे हैं हमारे बच्चों की फीसें माफ कर दें। देखिए ये जो कल वाकया हुआ ये बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ। मैं समझता हूँ कि आज चीमा साहब एक बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, वो कोई गरीब आम आदमी नहीं है, वो सारी उम्र उन्होंने बादशाहत की है। तो अब अगर तो उन्हें भी काम भी तो देखे, उन्होंने स्पेशल काम किया, तो आम आदमी मैं समझता हूँ कि ये मुस्लिम लीग की क़यादत को नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि उनका हमारी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। मैं उनके बारे में यही कह सकता हूँ कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और दूसरी तरफ मैं ये भी कह रहा हूँ कि देखिए वो जो कॉलेज है, आप मुझे बताएं कि मेरे बच्चे एक हफ्ता अगर किसी स्कूल में नहीं जाते हैं तो उनका फोन आ जाता है कि जी आपके बच्चे क्यों नहीं आ रहे। अगर एक महीना हम अगर फीस नहीं देते हैं तो वो हमें बच्चों को स्कूल से खर्च कर देंगे। तो मुझे बताओ वो कौन सी कुव्वत थी जिन्होंने 2 साल तक आज क्या चीमा साहब के बच्चों को कॉलेज से नहीं निकाला, फीसें भी नहीं ली उनसे, निकाल भी नहीं रहे। और फिर जब उन्होंने कहा कि जनाब अब मैं क्योंकि फेडरल मिनिस्टर बन चुका हूँ, अब मुझे इस्लामाबाद शिफ्ट होना है, तो मुझे टीसी दें, मैं बच्चों को वहां। तो उन्होंने कहा जी पिछला हिसाब की बात यहाँ से बिगड़ी है। अच्छा जब पिछला हिसाब किताब मांगा तो हिसाब किताब काफी ज्यादा था, तो उन्होंने बोला हम बादशाह लोग भी देंगे। तो उन्होंने गवर्नर साहब को कंप्लेन की, गवर्नर साहब ने उठा के माफ कर दिया। तो वो मामला सारा मीडिया की नजर हो गया। फिर प्रिंसिपल का इस्तीफा देना, आप देखिए ये क्या मैसेज दे रहे हैं। मेंबर का इस्तीफा देना ये मुनासिब नहीं है। ये उनकी पार्टी को चाहिए कि इस पे सख्त एक्शन लें। अगर वो आम और गरीब सियासी वर्कर होता तो मैं भी हिमायत करता। आप चीमा के पास तो माल ही माल है यार, उन्हें क्या जरूरत है ये माफिया शाफिया मांगने की और माल तरफी से माल। एक आम आदमी करवाए तो हम तैयार हैं। अख्तर अनाई साहब, ये तरीका ठीक है अखराजात कम करने का कि अपने बच्चों की फीसें माफ करा देते हैं या अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठा लें? जी ये भी तो एक करप्शन की टाइप है ना। देखें, अपने सिर्फ करप्शन पैसा लेना, रिश्वत लेना नहीं होता। करप्शन की तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा जो है टाइप्स हैं, उसमें से ये भी वो टाइप है कि अगर आपके पास इख्तियारात हैं, उन इख्तियारात का इस्तेमाल गलत करते हैं। ठीक है। अब ये इस तरह की बातें जो अभी बड़ी जबरदस्त बातें की जा रही हैं आपके पैनलिस्ट माशाल्लाह। बात ये है कि इस वक्त महंगाई जो है वो रीढ़ की हड्डी है। असल में देखें 2022 तक ऑन एवरेज 8% का इन्फ्लेशन रेट था।
ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन का 22 तक। अब उसके बाद आप देख लें इस वक्त क्या पोजीशन है, इस वक्त 19-20 से ऊपर जा रहा है और इससे भी ज्यादा जा रहा है। जितनी भी कंज्यूमेबल प्रोडक्ट हैं, अगर उसकी आप रिसर्च मुख्तलिफ इदारों की देखें, महंगाई 40% से ऊपर हो चुकी है। महंगाई इतनी है कि जो पहले 500 रुपए की वैल्यू होती थी, इस वक्त यकीन कीजिएगा 2000 रुपए भी की वैल्यू नहीं है। बात यह है कि इस वक्त मॉब्स निकलने वाले हैं। अब देखें तालीम तो बिल्कुल बेड़ागर्क हो चुका, उसमें तो मैं अब क्या बोलूं कि जो बच्चे ड्रग्स लेते हैं, जो बच्चे जो है पढ़ना नहीं चाहते, वो कुछ करना नहीं चाहते, उनको आप पता नहीं किस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं, शायद क्राइम्स के लिए तैयार कर रहे हैं और उनको रोजगार दे नहीं रहे हैं। आप दस्तरखान लगा रहे हैं आप, और उससे बेहतर रोटी पकाना सिखा दें, उनको रोटी कमाना सिखा दें। अख्तर साहब, ये तो आपने वो बात कर दी है। आप मुझे बताएं, कोई चौक, कोई सिग्नल, कोई ऐसा चीज बचा है घर से निकलो तो भिखारी और गदागरों की एक पूरी अरबों रुपए की देखें, वो जाहिर है बेगर्स जो है ये पूरी एक माफिया बन चुका है। इसके अलावा मेरी गुजारिश ये है कि मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ अभी रिपोर्ट्स देखकर, ऐसी वीडियोस भी देखी कि इस वक्त मोटरवे के ऊपर सफर करना जो है बड़ा मुश्किल हो गया है। अब आने वाले हालात ऐसे हैं कि छीना चपटी वाले मामलात होंगे। अभी क्राइम इतने हैं कि लोग, अब बताइए पुलिस भी अगर करे तो क्या करे। इस वक्त जाहिर है कि उनके पास भी इतनी नफरी नहीं है, इतना कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। अच्छा, कुछ रिपोर्ट तो ऐसी भी हैं आरआई साहब, कुछ रिपोर्ट ऐसी भी हैं कि उसमें खुद जो एहलकार है वो भी मुलव्वस है। जी जी बिल्कुल। देखें, जब आप पुलिस स्टेशन से मुतालबा करते हैं किसी चीज का कि जी हमें इतने ये एक्सपेंसेस हैं, इसको आप पूरे करें, तो वो कहाँ से पूरे करेंगे। रिपोर्ट ही नहीं दर्ज होती। ऐसी सिचुएशन पे भी बिल्कुल ऐसी आई है। मैं तो बड़ा हैरान हुआ एक वीडियो देख के, अभी वेरीफाई नहीं हुई है, कि जनाब एक सांगी पुलिस स्टेशन की वीडियो है, वहां से डाकुओं के टोले जो है वो पुलिस स्टेशन से निकल रहे हैं और बाइक्स पे जा रहे हैं और वेपन उसके पास है। अब ये अभी तक समझ में नहीं आई कि इनका एसएचओ के पास क्या काम था, और बड़े एहतराम से जा रहे थे। क्या मीटिंग के लिए आए थे, मुलाकात के लिए आए थे, क्या ये मोटरवे के ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल गया इनको कि आप जो भी मुसाफिर है उसको लूटिए। बात यह है कि यहाँ तो अब क्या बात की जाए क्या ना की जाए। मैं तो बड़ा अफसोस से ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ और ये चीजें देख रहा हूँ, और पुलिस भी बेचारी क्या करे। मोटरवे पुलिस है वो बड़ी कोशिश कर रही है। कई वाकयात ऐसे हैं कि होते होते अख्तर राय साहब, इसका मतलब ये है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से लेके किसी भी शोबे को उठा लें, आप गदागरों को उठा लें, तालीम को देख लें, सेहत को देख लें, कोई भी डिपार्टमेंट उठा के देख लें, ये तो हुकूमत के कंट्रोल से सब निकल चुका है। फिर यही कहेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। बात ये है, वही बेल आउट पैकेज IMF से लिया जा रहा है ना। आप बेल आउट पैकेज आवाम को देना, सिर्फ 2 दर्जन आइटम है, सिर्फ 2 दर्जन। वो आप अगर उसको इतना 100% कंट्रोल कर लीजिए, उसको नीचे ले आइए, आप यकीन कीजिएगा काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा, और वो आप प्रोवाइड कीजिए आवाम को। साहब, जब मरियम नवाज ने ये रमजान पैकेज दिया है, जब रमजान पैकेज दिया, उन्होंने थैले बांटे हैं, तो लोगों ने कहा हमें थैलों की जरूरत नहीं है, आप हमें ना देंगे, आप हमारा बिजली, गैस, उन्होंने बहुत गलत काम कर दिया कि जनाब कम कर दें, इसमें हमें रिलीफ दे दें, वो ये कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए बहुत बिल्कुल, बात यह है कि इस वक्त आवाम जो है ना बहुत पिस रही है, नाउमीद हो चुके हैं, और बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ होने वाला है। अच्छा। और हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, अल्लाह ताला जो है ना रहम करे हमारे मुल्क के ऊपर। और जब कहते हैं ना कि जब भूखा मरता है ना, फिर वो रोटी भी छीनता है। वो अभी रोटी टैक्स चोरी का जो इंकशाफ हुआ है अख्तर साहब, वो मैं आपको बताऊं कि मुल्क के मुख्तलिफ शोबाजात में 5800 अरब की टैक्स चोरी का इंकशाफ हुआ है। मतलब ये कोई और ये एक केस है, ये जो है ना ये कॉर्पोरेट लेवल पर है, ये बहुत बड़े। इसकी अगर आप इस पे एक प्रोग्राम अलग रखिए, आपको डेटा मिलेगा, आप हैरान हो जाएंगे कि टैक्स की चोरी कैसे की जाती है। इस मुल्क में 5% शराफिया ऐसी है जो ग्रांटेड शराफिया है, वो उनके पास ऐसे टैक्टिक्स और टेक्निक्स हैं
कि हम क्या बताएं। आप देखें ना, प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं इदारों को, आप कह रहे हैं कि प्राइवेटाइज करो। आप बात ये है कि जो प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर्स हैं उनसे पूछें कि आप क्या कर रहे हैं। आप उनके पास भी इस तरह की चीजें हैं कि वो ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक सेटअप बना के बैठ गए हैं और बैठे बैठे अरबों रुपए, अरबों डॉलर, अरबों रुपए ले रहे हैं। वो बात ये है कि यहाँ तो लूटने के तरीके बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े खबन है, बड़े बड़े खबन है। आपको अगर फैक्ट एंड फिगर्स दी जाए, आप टीवी शोज पे चलाएं, आप उनको दिखाएं आवाम को, तो आप बड़े हैरान हो जाएंगे कि ये 5% मैं तो अभी यहाँ पे बैठ के हैरान हो रही हूँ जो चीजें मेरे सामने आ रही हैं। नदीम साहब, जी जी, वकला हायर किए होते हैं, टैक्स चोरी के जो उन्हें तरीके बताते हैं, जो उनको वो लूप होल्स बताते हैं कि कानून में कहाँ सुकम है कि वहां से आप बच के निकल सकते हैं। देखिए, इसमें मैं यही कहूँगा कि ये टैक्स चोर मैं हूँ या आप है, हम लोग तो नहीं है। ये वही लोग हैं, ये कानून बनाते हैं, इसकी तरतीब बनाते हैं कि किस तरह लोगों के मतलब के टैक्स चोरी की जाए। ठीक है, यही कानून बनाते हैं और यही इसका रास्ता निकालते हैं। तो मैं तो इस बात को समझता हूँ कि हमारी जो आवाम है बस ये इनके हाथ लगी है, और जिस तरह की जो ऊपर सतह पर, ये आम लोगों की बात नहीं, ऊपर सतह पर जितने भी हमारे लोग बैठे हुए हैं जो इस प्रोग्राम में सब देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे, ये सब वही काम को इक़दाम कर रहे हैं। ठीक है, बड़ी माजरत, मैं आपकी बात को कता कलामी की माजरत। नाज़रीन, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा, बहुत अहम टॉपिक है। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक पर जाने से पहले नदीम साबिर साहब से बात हो रही थी। नदीम साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, फिर मैं रज़ाक साहब से बात। देखिए, मैं वही आपको वजाहत दे रहा था कि जैसे आपने बात अभी कही कि टैक्स चोरी के हवाले से और मुख्तलिफ बातों से, क्यों मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, टैक्स चोरी एक आम आवाम का काम नहीं है। ये वही लोग हैं जो अपने हिसाब से कानून बना रहे हैं और वकला से इस काम को तरीका बना के इस्तेमाल कर रहे हैं। आवाम तो एक माचिस की डब्बी पे भी टैक्स दे रही है, एक सिगरेट ले रही है, उस पर भी टैक्स दे रही है। आवाम क्या कर रही है? आपके सामने बिजली के बिल देख लें, आप गैस के बिल देख लें, मतलब आवाम कहाँ जाए, कहाँ जाए आवाम? मतलब है कि ये जो ताजिर बरादरी पे भी टैक्स लग गया है। बिल्कुल अभी देखें, ये करीब करीब होता जा रहा है। मेरा ताल्लुक थोड़ा कार एसोसिएशन से भी है मेरा। अच्छा अच्छा। हाँ, और मैं कार एसोसिएशन में जो एसोसिएशन उसका ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी हूँ सिंध का भी। तो वो भी मैं मतलब नॉलेज में आ रहा है कि जो 40 लाख की बड़ी रकम गाड़ी है उस पर टैक्स जो पहले परसेंट था उसको डबल कर जी जी जी। तो मतलब ये है कि आप ये जितनी जो छोटी हमारी जो इंडस्ट्री चल रही है ना, उसको भी बिल्कुल आप देखें कि एक गाड़ी जो एक आम शख्स था 4-5 लाख रुपए गाड़ी लेके अपनी फैमिली के लिए छोटी मोटी गेट टुगेदर कर ले अपनी फैमिली को। तो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है नदीम साहब, लोग कह रहे हैं चाइना से सस्ती गाड़ियां आ रही हैं, 1 लाख की कोई गाड़ी आ रही है। कोई गाड़ी बताए ना मुझे आप, मेरा ताल्लुक है कार एसोसिएशन, मुझे आप बताएं। सिर्फ बाइक 4.5-5 लाख रुपए की आ रही है। होंडा एक गाड़ी है जो बहुत सस्ती मिल जाती है, जी बताएं। गधा गाड़ी है। गधा भी बहुत महंगा हो गया है। अभी गधे का गोश्त हो रहा है, न्यू कराची की अभी लेटेस्ट रिपोर्ट देख रही है कि न्यू कराची के अंदर गधे गोश्त काटा है, मतलब दिया जा रहा है। तो मतलब अब गधे भी कीमती हो गए, गाड़ी तो बहुत दूर की बात, सबसे जो लोएस्ट सवारी गधे की, गधा भी कट रहा है। और न्यू कराची में मतलब ऐसी कितनी जगह पर मैं सोशल मीडिया में सर्च कर रहा था कि वहाँ गधे का गोश्त जा रहा है। तो यार अब पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, पे चला गया? रज़ाक साहब बताएं, क्यों हम अपनी सिमत का भी तय्युन नहीं कर सके? हम हर तरह से क्यों मजीद बद से बदतर क्यों हो रहे हैं? हम सियासी, मुआशी, इखलाकी तौर पर भी हम अब मतलब पस्तियों में ही गिर रहे हैं, क्यों? डॉक्टर साहबा देखें, पाकिस्तान में कंटिन्यू जो है वो करप्शन ने अपनी जगह बना ली है। यहाँ पे जो करप्शन ख़त्म करने वाले इदारे खुद करप्शन में मुलव्वस है। तो मैं तो बड़ा मायूस हूँ, और आज आपके प्रोग्राम में भी मैं बड़ा मतलब कंफ्यूज हूँ कि भाई किस तरह हम आगे ये मुल्क बढ़ेगा। आप देखें कि हमें जो हमारे ऊपर 80,000 कर्ज पहुँच गए हैं, हमारा मुल्क, अब हमारा मुल्क 80,000 अरब कर्जा, हम तो इसका सूद देने के लायक नहीं है। इसका जो देने के लिए भी कर्ज लेना पड़ेगा जी। तो मुझे बताएं कि मुझे तो कोई ऐसी उम्मीद नजर नहीं आ रही है कि शायद जो है वो कहीं से शहद और दूध और पेट्रोल निकल आए।
कैसे बनेंगे? अब ये सिर्फ मुल्क चलाया जा रहा है महंगाई 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 करे जाए, आवाम पिसती जा रही है, गरीब तर गरीब, गरीब तर गरीब, सारे लोगों सांसें तो की बिखरे लोगों हैं, की हंसी साहब। खत्म होती जा रही है, चेहरों पर जो है वो मायूसी क्या है। हालत हो गई है इस कौम की। मैं तो यही कहूँगा, एस्टेब्लिशमेंट से भी गुजारिश करूँगा, अपने सियासी जमातों से भी गुजारिश करूँगा, अपनी जमात से भी गुजारिश करूँगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, कि खुदाया मिलजुल कर अगर कुछ हो सकता है तो इस, अब ये कहना कि हम महंगाई को कम करेंगे, ये तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है करनी बात, ये फजूल है, बातें ही फजूल है ना। ये कैसे कम करेंगे आप? इसे रोक लें। ठीक है। अब क्योंकि IMF कहता ही नहीं कि जनाब हमने आपको दिए पैसे, IMF की तो शराय तो अभी तो पता नहीं जनाब, क्या होगा। तो मामला तो यही है ना, ये जो महंगाई का जो तूफान है, ये IMF के साथ बस। किए गए मुआहदे, अगर हम उनसे पैसे नहीं लेते हम डिफॉल्टर होते, ठीक है, डिफॉल्टर होते अख्तर तो अराई से पूरा भी लास्ट मुल्क कमेंट ले बैठ लेते हैं, जाता। अब वक्त जो है वो खत्म हो चुका है। अख्तर अराई साहब, एक जुमला आपसे भी सुनना चाहूंगी। जी बिल्कुल, आपने सवाल अभी टैक्स चोरी का मुझसे किया था, फिर वक्फा बीच में आ गया। बात यह है कि मैं कह रहा था कि एक वफाकी मिनिस्टर इस वक्त निजकारी के मामला देख रहे हैं, वो खुद बताएं कि बिजली पैदा करने वाली कंपनियां जो है, निजी कंपनियां 498 अरब रुपए का टैक्स चोरी कर चुकी हैं। इस तरह से आप देखें कितने बड़े बड़े इदारे जो मगरमच्छ बैठे हुए हैं, ये कर क्या रहे हैं। ठीक है, आप बहुत उनकी शुक्रिया लिस्टें जारी अख्तर क्यों नहीं अराई करते? साहब। उनकी लिस्टें जारी करें तो जी। फिर बात भी बनती है। ठीक है। इस वक्त तो हालात हमारे मुल्क के ये हैं कि सिर्फ गरीब पे टैक्स लगेगा, रोटी खाने पे टैक्स ठीक है। लगेगा, उसको रोटी दी नहीं जाएगी, उसको रोटी मुस्कुराने पे कमाने भी के टैक्स लिए लग नहीं जाएगा मौका दिया अख्तर अराई जाएगा। साहब, अब तो मुस्कुराने पे भी टैक्स लगेगा। बहुत शुक्रिया अख्तर अराई साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। बहुत शुक्रिया नदीम साबिर साहब, आपने वक्त निकाला। बहुत नाज़रीन, ना ही रमजान की खुशी कहीं नजर आ रही है, ना ही कोई गहमा गहमी नजर आ रही है, बस हर कोई वक्त को धक्का दे रहा है। जिम्मेदार कौन है? जो जिम्मेदार है वही ये सवाल कर रहा है कि कौन जिम्मेदार है, क्या हल क्या हो सकता है। जो हल करने वाला है वही पूछ रहा है कि हल क्या है, सूरत हाल क्या होगी आगे मुस्तकबिल में, और क्या हमें मजीद चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।